या ये 40 घंटे चल चुकी है या 11 घंटे चल चुकी है, तो उसमें वेयर एंड टियर नहीं होता क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट बहुत कम है। हाँ ब्रश मोटर है तो उसमें होता है, अब ब्रशलेस में तो नहीं होता, तो उसमें कुछ कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। 29,000 के आसपास अगर आप यूज मटेरियल के साथ बना सकते हैं आपके पास में गाड़ी है, तो ये इनिशियल कॉस्ट। नए मटेरियल से हो के आसपास। उसके बाद में ये कुछ की कंपोनेंट है जिनकी आपको जरूरत पड़ने वाली है, जैसे मोटर, कंट्रोलर, कन्वर्टर, बैटरी लेवल इंडिकेटर, फ्यूज, एमसीबी, पैरेलल कनेक्टर, चार्जिंग सॉकेट, चार्जर, बैटरी में आने की 3 ऑप्शन है, स्विंग आर्म, एलईडी हेडलाइट, ये सारे ऑप्शनल चीजें हैं। भाई आप एलईडी ऑप्शनल लगा सकते हो जो गाड़ी में पहले से लगा होगा यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इस गाड़ी में मिलेंगी, इसीलिए हम आपको इस गाड़ी को लेके आए हैं। हाँ मोटे तौर पर कॉस्ट लिखी हुई है, बट देखिए जो कॉस्ट है वो हमेशा टाइम के साथ में वेरी करती है, इसलिए इस कॉस्ट को आप फिक्स मत मानो। स्टार लगाना मैं भूल गया इसलिए। तो हम लोग वापस अब सीधे पे आ जाते हैं। ये हमारे ही वर्कशॉप में बनी हुई गाड़ी है और जैसा कि मैंने बोल ही दिया है कि जो मेन कंपोनेंट है वो बैटरी हैंड्स ऑन, ये लिथियम बैटरी अभी तो गई चलो गाड़ी से क्लियर करवा देंगे। रिकॉर्डिंग जो बोल रहे हैं तो नहीं कभी सीधा बताया ठीक है, आप चीजों को थोड़ा इस सामने करिए। हां मैं जिसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा उसी को बता दूंगा। ठीक है सर। तो ये बेसिकली ये बैटरी सर पॉइंटर लेके तो बार-बार तो ये 14 जो मटेरियल हमने दिखाया है ये एसेंशियल है। इसके अलावा कुछ एक्सेसरीज भी होती हैं जो एज ऑप्शनल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्मार्ट टीएमसी के साथ में शुरू होगा ना, स्मार्ट कंट्रोलर, स्मार्ट डिस्प्ले, ये सारी चीजें स्मार्ट के में भी आती है, नॉन स्मार्ट में आती है। अब जो नॉन स्मार्ट है वो ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा, काम करेगा, यही सारी चीजें। ये कुछ आपको डायग्राम मिल जाएंगे कि कौन सी चीज दिखने में कैसी होती है, इसमें भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। अब इसमें बैटरी क्या है, ईवी में बैटरी टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया तो सन 2000 में जो रेवा बनी थी वो तो लेड एसिड बैटरी है, प्योर एसिड। जैसे अपने घर में इन्वर्टर लीटर बैटरी है उसमें पानी डालना पड़ता है, उसमें से फिर लेड की फ्यूम निकलती है, लेड की फ्यूम के साथ में हाइड्रोजन भी निकलती है, कई बार ब्लास्ट भी हो जाता है। तो वो प्रॉब्लम थी उसके साथ। ऐसा नहीं कि कंपनी ने इसके ऊपर काम नहीं किया, तो बकायदा एक एग्जॉस्ट सिस्टम लगा हुआ था, बैटरी की प्रोग्रेस लगा हुआ था, हवा निकालना बकायदा उसको पुलिस सिस्टम था, बट वो अपने टाइम में। अब उसके बाद में एसएमएफ बैटरी, एसएमएफ बैटरी के अलावा इसको VRL बोलते हैं, वॉल रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी, ये सब जेल वाली बैटरी। इनमें आपको ना हर तरह का एसिड एक बार लगाइए और भूल जाइए, इसको मेंटेनेंस फ्री में बैटरी। अब जो तीसरी बैटरी आई थी जो बीच में बिल्कुल शक्तिमान की तरह आई थी लेकिन बीच में गायब हो गई, उसको बोलते हैं निकेल कैडमियम बैटरी। ये लिथियम आयन से पहले की बैटरी है और लेड एसिड के बाद की बैटरी। तो जो निकेल कैडमियम बैटरी थी वो भी एनर्जी डेंसिटी में लेड एसिड से ज़्यादा थी लेकिन लिथियम से कम थी। बट एक कॉन्स्पिरेसी हुई कि भाई धोखे से चाइना वालों को अपने इधर लिथियम बहुत ज़्यादा मिल गया, अब उनको मिल गया तो क्या करें, कुछ तो बनाओ ऐसा जिसको बेच सके, तो उन्होंने लिथियम बैटरी बनाई। आपको पता भी होगा कि लिथियम बैटरी एक चलता करता बम होता है, तो फटना शुरू होता है तो कोई रोक भी नहीं पाता, कोई फायर एक्सटिंग्विशर उसको मतलब उसको रोक नहीं सकता। आप भले एसी भी यूज कर लो या AFFF यूज कर लो, ये सब फायर एक्सटिंग्विशर के टाइप होते हैं। लिथियम बैटरी को किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर के यूज से न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता, वो फटना शुरू हुई मतलब आपकी तक फटेगी। इसके बाद में लिथियम आयन के बाद में एक लिथियम फेरोफॉस्फेट बैटरी,
तो लिथियम आयन और लिथियम फेरोफॉस्फेट में अंतर बस केवल ये है कि लिथियम आयन में उसके आयन का यूज होता है और उसमें एक लिक्विड होता है जो इसमें आग नहीं जलता, धुआं निकलता है। जैसे धुनी जला देते हैं, अगर ये बैटरी फटेगी तो धुआं निकलेगा, इतना धुआं निकलेगा कि कुछ नहीं निकलेगा। उसके बाद में आई लिथियम टाइटेनियम ऑक्साइड। हालांकि ये मार्केट में नहीं आ पाई है, मतलब आप हम चाहें थोड़ा पैसा दे के ले लें तो नहीं ले नहीं पाएंगे, तो है ही मार्केट। ये केवल अभी बड़ी बड़ी रिसर्च लैब में यूज होती है, हो सकता है नासा वाले या इसरो वाले यूज करें। फिर एक एल्यूमिनियम एयर बैटरी का भी आपने सुना होगा। मतलब ये थोड़ी हाइपोथेटिकल बात हो गई। अपन आप वापस जमीन पे आ जाते हैं, जो लिथियम आयन बैटरी आपके पास में रखनी है, इसकी जो मार्केट कॉस्ट है वो है लगभग 18 रुपये से लेके 20 रुपये पर वॉट के हिसाब से मिलती है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, अगर आपको 1 किलोवाट आवर का बैटरी पैक बनवाना है तो उसकी कीमत कितनी होगी? लगभग 24 से 25 हज़ार। अब आप इसके ऊपर जब आप कोई चीज़ बना रहे हैं उसके ऊपर सरकार को भी चाहिए 18% उसके ऊपर जीएसटी लगाएगी, तो कीमत कहाँ पहुँच जाएगी? लगभग 26 से 27 हज़ार। इस छोटी सी बैटरी की कीमत है 27 हज़ार। ठीक, कितना ये है 48 वोल्ट और 24 AH की ये बैटरी है और 1.3 किलोवाट आवर इसका मतलब कैपेसिटी। अगर एक स्टैंडर्ड मोटर जो 850 वाट की, जैसे कि हमारी गाड़ी में लगी हुई है एक्टिवा में, अगर आप इस टाइप की एक स्टैंडर्ड 850 वाट की मोटर इस बैटरी से ऑपरेट करते हैं तो लगभग 45 से 50 किलोमीटर एक बार में जाता है। और ये जो साइकिल है ये लगभग 800 से 900, 1000, 1200, 1500 साइकिल, मतलब आप इतनी बार इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं, फिर डिस्चार्ज करा सकते हैं। तो कुल मिला के 3 साल की वारंटी जो कंपनी देती है वो इसी बेसिस पे इसकी साइकिल लगभग 1200, 1500, 1800 के बीच में डिपेंड करता है कि आपने किस ग्रेड के सेल यूज की है। अभी जो सेल ग्रेडिंग होती है बेसिकली वो ऐसी होती है कि एक तो होता है बिल्कुल फ्रेश, फैक्ट्री में बना और मिल गया। एक होता है कोई फैक्ट्री में बना, पहले किसी प्लांट में लगा और प्लांट में क्योंकि हर 2 साल में चीज चेंज होती है, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया, इसलिए वापस कहाँ आ गए? ओपन मार्केट। उसको बोलते हैं बी ग्रेडिंग। इसके नीचे भी अगर आप चाहते हैं तो सी ग्रेड होती है। सी ग्रेड ऐसी होती है कि जैसे आपने आप ही का लैपटॉप है, उसकी बैटरी में देखा, उसकी बैटरी खराब हो गई तो क्या करोगे? सीरीज में सेल लगे होते हैं, 4 सेल सीरीज में तो एक ही खराब होगा, लेकिन बैटरी पूरी डेड हो गई, तो वो 3 सेल काम के आपने निकाल दिए एक सेल, तो ये सी ग्रेडिंग सेल। इसी तरीके से सारी बैटरियाँ बनाई जाती हैं। तो जो ए ग्रेड की बैटरी है बहुत आराम से 6-7 साल तक आपको सर्विस दे सकती है। बी ग्रेडिंग वाली मोटे तौर पे 3-3.5 साल तक। ग्रेड में एक्शन रहता है? नहीं सर, ये इंटरनल पॉलिसी है कंपनी से। हीरो इलेक्ट्रिक ऐसे तो डब्बे हम भी मंगवा सकते हैं, अपना नाम लिख देंगे भगवान से, आप भी लिख सकते हो, नाम पे मत जाइए। असेंबल्ड इन इंडिया है, नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, असेंबल है। सर एक लिथियम पॉलीमर बैटरी भी होती है, वो यूज़ नहीं करता अभी भी। लिथियम पॉलीमर बैटरी हमें समझ गया पैकेट टाइप की होती है, हाँ, ड्रोन्स में मोबाइलों में यूज होती है। हाँ ठीक। एक्चुअली उसके लिए जो सूटेबल कंडीशन है, देखिए मोबाइल एक छोटी यूनिट है, उसका कंजम्पशन हार्डली 20 वाट, 30 वाट, 40, 50, 100 वाट होगा। 100 वाट की बैटरी इतनी बड़ी आ जाती है, लेकिन जब बड़ी गाड़ियों की बात होती है तो उसमें किलोवाट में जाती है, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट। अब इतने सारे पेपर बैग को संभाल के रखने के लिए केसिंग चाहिए। केसिंग जब आप लगाते हैं तो उसका जो इन्वायरमेंट से जो कांटेक्ट है, जो रेडिएशन होता है कूलिंग का या हीटिंग का, वो खत्म हो जाता है। इस वजह से वो बैटरी जल्दी मतलब गर्म हो सकती है और फिर उसमें आग लग सकती है। इस कारण से पॉलीमर को बैटरी पैक के रूप में यूज नहीं किया जाता, करते नहीं। अब ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि करते नहीं है लोग। यहाँ तो ऐसे एक्सपर्ट बैठे हैं कि मैंने ना बोले तो 4 लोग वहाँ से हाँ बोलेंगे, हमें करके दिखाता हूँ, तो हो सकता है। बट अपने को बात करनी है लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी की। आप अपने यहाँ पे गाड़ी खरीदना, अभी भी एक मिडिल क्लास के लिए ऐसा होता है कि उसको अपने 5-6 साल की जमा पूंजी लगानी पड़ती है, जब जाके वो टू व्हीलर खरीद पाता है।
अब उसमें अगर उसको एक बी ग्रेड वाली बैटरी के साथ में गाड़ी मिल गई हो जो 2 साल में खराब हुई, तो बेचारा वो क्या बोले, उसका तो एक्सपीरियंस इतना बुरा हो जाएगा कि वो 10 लोगों को बोलेगा कि ये गाड़ी मत लेना, इलेक्ट्रिक लेना ही मत। क्या कोई तरीका है सर मतलब पहचान चेक कर सके उसकी ग्रेडिंग चेक करने का तरीका, उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि भाई अगर आपके पास में प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसकी कैपेसिटी को टेस्ट कीजिए जो जितनी लिखी हुई है। बेसिकली देखिए कैपेसिटी जो लिखी है वो भी फॉल्स हो सकती है, उसके ऊपर आप स्टिकर लगा दीजिए बदल जाएगी। मेन होता है कि पर ग्राम उसकी एनर्जी डेंसिटी, सारा कैलकुलेशन यहीं पे है। बैटरी के जो सेल है उसमें वजन कितना है, आप वो वजन निकालिए और फिर लिथियम आयन बैटरी की जो ए ग्रेड की जो बैटरी होगी ना उसका आप एनर्जी डेंसिटी निकाल लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई उस पर्टिकुलर बैटरी में कितना एनर्जी स्टोर होनी चाहिए और आपको मिलेगी टेस्टिंग में, उससे आपको पता चल जाएगा कि ए ग्रेड सेल थे या बी ग्रेड थे या सी ग्रेड थे। आगे बढ़ते हैं। बैटरी के बाद में एक इसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं हब मोटर। हब मोटर क्या, जैसे कुछ मॉडल्स में मिड ड्राइव मोटर भी यूज होती है। मिड ड्राइव मतलब जैसे नॉर्मल गाड़ी में इंजन होता है, फ्रेम के बीचों बीच में लगा रहता है एक कन्वेयर बेल्ट या ड्राइव चेन या ड्राइव शाफ्ट के थ्रू जो मोमेंटम है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंजन से व्हील में ट्रांसफर किया जाता है। समझ रहे हैं? अब जब जहां पर ट्रांसफर होता है वहां पर ना रिश्वत लगती है। अब ट्रांसफर करा के देख लीजिए सरकारी डिपार्टमेंट लगेगी, उसको लॉस होता है। ऐसे ही जब हम एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं या मोमेंटम को ट्रांसफर करते हैं तो वहां पर भी लॉस होता है। इसीलिए हम लुब्रिकेंट का यूज करते हैं। सबसे ज्यादा एफिशिएंट चेन ड्राइव होती है, लेकिन उसके साथ में समस्या ये है कि वो हर 4-5-6 हज़ार किलोमीटर पे लूज हो जाएगी, कभी उसके स्पॉकेट खराब हो जाएगी, कभी स्पिंडल खराब हो जाएगी। ड्राइव शाफ्ट क्योंकि भारी होती है तो उसमें टॉर्क लॉस होता है अगर ज़्यादा भारी है। इसके अलावा बेल्ट के अपने नुकसान हैं। बेल्ट ड्राइव जहाँ पे यूज होती है वहाँ फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, एफिशिएंसी कम होती है। बेल्ट में भी कंडीशन ये है कि आप एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा लोड उस पर दे सकते हैं, नहीं तो टूट जाएगी। एक अच्छा सबसे अच्छा ऑप्शन ये है डायरेक्ट ड्राइव, पहिए में ही मोटर लगा, मतलब उठा ही नहीं पाला जिसको उल्लू आके बैठ जाए, कोई लॉस ही, कोई ट्रांसफर नहीं, सीधे पहिए में मोटर, ये है मोटर। तो इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए चलने में बनाने में सबसे ज़्यादा आसान है। आपको कोई अलाइनमेंट नहीं करना है, कोई ड्राइव यूनिट नहीं चाहिए, ब्रेकिंग उसके साथ में आता है। कितना सिंपल मशीन, मतलब इतना बड़ा इंजन उतनी सी मोटर के अंदर आ रहा है। अब आपको गाड़ी में लगाना चाहिए, मोटर आपने लगा दी, ड्राइव यूनिट आपको मिल गया, सीधे बैटरी लगाइए, कंट्रोलर लगाइए, एक्सीलेटर लगाइए। थ्रॉटल भी 2 से 3 टाइप के आते हैं, होते सारे हॉल सेंसर बेस्ड ही। पहले ROH जैसे रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस को कहते हैं। पहले टाइम पे जब ये हॉल सेंसर का आविष्कार नहीं हुआ होगा या फिर किसी ने जनरलाइज नहीं किया होगा इसकी वर्किंग को, तब तक ये ऐसे वॉल्यूम टाइप के स्विचेस का यूज करते थे। जैसे जिनके पास में रेखा होगी उनको पता है, उसमें अभी भी वॉल्यूम टाइप का कुछ ही लगा, वही घूमता है तो गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। तो ये हॉल सेंसर बेस्ड एक्सीलरेटर होता है। ये इसमें 5 वोल्ट का इनपुट होता है और 4.5 वोल्ट तक का ये मतलब कंट्रोलर को ड्राइव इनपुट देता है, तो वो ड्राइवर को एक्टिवेट करता है और ड्राइवर जो है अपनी मोटर की जो 3 फेज लाइन है उसको चालू करता है। अब ये जो थ्रॉटल है सारे हॉल सेंसर बेस्ड ही होते हैं, और हाथ वालों के लिए ग्रिप थ्रॉटल होता है और पैर वालों के लिए इनपुट थ्रॉटल होता है। अब जैसे ये वाला थ्रॉटल तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, ये वाला, ये हैंड वाला, पैर वाला थ्रॉटल थोड़ा अलग, वो पैर में दबाना आगे नीचे। ठीक है, थ्रॉटल के अलावा एक और चीज होती है इसमें कंट्रोलर। कंट्रोलर बेसिकली एक ऐसी यूनिट होती है जो बैटरी के फिक्स पावर को वेरिएबल पावर में, मतलब मोटर के हिसाब से रेगुलेट करता है।
तो ये बेसिकली कंट्रोलर का काम होता है। कंट्रोलर में आपको दिखा देता हूँ। ये एक बहुत बेसिक कंट्रोलर है। देखिए इसमें जैसे आप सभी को पता होगा चार्ज रहता है। ये इनपुट है प्लस माइनस, और ये चार तीन फेज के वायर सभी को पता है। फेज के वायर वाई बी जी, तीन फेज के वायर। इन फेज के वायर के डायरेक्शन मतलब मोटर के डायरेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए हॉल सेंसर का यूज करते हैं। किस डायरेक्शन में घूमना है, ऐसा नहीं कि बिना हॉल सेंसर के मोटर घूम नहीं सकती। अगर हॉल सेंसर नहीं भी आप यूज करते हैं तो मोटर घूमेगी, बट ये कि पहले एक फेरा पीछे लेगी फिर सही डायरेक्शन में घूमेगी। तो ये नॉन हॉल सेंसर वाली मोटर की खास बात है, वो हॉल सेंसर पीछे जाती है, फिर पता चलता है कि इधर नहीं इधर है। जबकि हॉल सेंसर को पहले से पता रहता है कि हाँ इधर ही है, तो चलना ही है। तो हॉल सेंसर बेस्ड भी हब मोटर होती है, और हब मोटर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जिसमें से एक फंक्शन होता है गाड़ी के मोमेंटम को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना ड्यूरिंग दी ब्रेकिंग। उसको हम कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। रीजनरेटिव ब्रेकिंग जो होती है, जैसे आपने ब्रेक अप्लाई किया तो जो पावर सेक्शन का जो आउटपुट दे रहा था वो इनपुट लेना शुरू कर देता है। ये अधिकतर गाड़ियों में आता है। ठीक, तो ये होगा कंट्रोलर। इसके अलावा एक और चीज होती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। पेट्रोल गाड़ियों में 12 वोल्ट की सोलो बैटरी होती है, जिससे सारी चीजें ऑपरेट होती हैं, लाइट, हॉर्न, इंडिकेटर, एसी, और भी कारों में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें होती हैं, जैसे एयरबैग वगैरह होते हैं, स्टेबिलिटी मॉड्यूल होते हैं, ECU होता है गाड़ी का, और इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सारी चीजें बहुत सारी चीजें होती हैं। तो जो DC टू DC तो रहने दीजिए, दिखा दीजिए। तो जो DC टू DC कन्वर्टर होता है इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी का रिप्लेसमेंट होता है। ये DC टू DC कन्वर्टर क्या करता है कि 48 वोल्ट का सिस्टम है या 60 वोल्ट का सिस्टम है या 72 वोल्ट का सिस्टम है, उसको 12 वोल्ट से सप्लाई करता है, और इसी 12 वोल्ट से आपकी बाकी की सारी चीज चलती है। अब अपन ले लेते हैं थोड़ा सा डाउट सेक्शन। हमारी तरफ से ये चीजें थ्योरी पार्ट में। अब आप सभी लोग गाड़ी के पास में आ जाएंगे तो हम उसमें सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर देंगे कहाँ पर कैसी चीजें होती हैं। सर कंट्रोलर की वायरिंग कैसे पहचानेंगे? हाँ, कंट्रोलर की वायरिंग की स्टैंडर्ड कलर कोडिंग होती है। तो कंट्रोलर की वायरिंग को पहचानने के लिए आपको सिंपल स्टैंडर्ड जो कलर कोडिंग अगर आपको पता है तो आप उसका अपने नॉलेज से यूज कर सकते हैं, और नहीं तो अभी जितने भी कंट्रोलर होते हैं उन सब में टैग लगे, टैगिंग आती है कि भाई ये कंट्रोलर ये कनेक्टर जो है इस फंक्शन के लिए काम करता है। ठीक है, फिर भी जैसे ब्लैक रेड है तो ये सप्लाई के लिए होता है, अगर ग्रीन है तो वो सिग्नल इनपुट के लिए होगा, कई बार ग्रीन जो है वो न्यूट्रल या ग्राउंड के लिए भी होता है, येलो वायर है तो वो यूजुअली नॉन पोलैरिटी के लिए यूज होता है, प्लस माइनस ना होकर अगर उसमें कुछ सिग्नल आपको देना है जो साइड वेव भी हो सकते हैं, वेक्टर वेव भी हो सकते हैं, तो उसके लिए येलो वायर सेंसर वायर आप समझ लीजिए। इसमें IGBT तो नहीं यूज होते हैं, MOSFET यूज होते हैं। IGBT तो बेसिकली बहुत महंगे होते हैं, जितने कंट्रोलर में एक IGBT आता है, बहुत महंगी चीज़ है। इसके अलावा आप इसमें एंटी थेफ्ट वगैरह और जो अदर एसेसरीज हैं वो सारी चीज़ें भी आप जोड़ सकते हैं। कुल मिला के इलेक्ट्रिक व्हीकल कन्वर्जन जो है आज के टाइम में एक वर्थ चीज़ है, और अगर आपके पास कोई ऐसी गाड़ी है जिसको वो पेट्रोल की है और जिसका इंजन सीज हो गया है या खराब हुई हुई है आपकी आगे, तो एज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट आपको उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। सर इसमें कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस भी होते हैं कि RTO में री-रजिस्टर कराना है? देखिए लीगल ऑब्लिगेशन तो हर एक चीज़ पे आते हैं जिस चीज़ से गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता। भाई जैसे आपकी खुद की पर्सनल जमीन है, तो कोई सोना चांदी निकलने लगेगा तब भी उस पर लीगल ऑब्लिगेशन हो जाएंगे, जबकि एथिकली वो आपकी जमीन है। तो क्योंकि ऐसा मानते हैं कि अभी भारत में जितनी भी पॉलिसीज हैं वो बेसिकली इंडियंस को ध्यान में रखकर बनाई नहीं है, वो ब्रिटिशर्स ने बनाई थी
एज ए रूलर, तो जो टैक्सेशन है वो भी वही